हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार मुखर्जी नगर से स्वागत करता हूं आप लोग का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए, इससे पहले मैंने इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो आपको मिल चुका होगा, तो उसको आप लोग ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। अभी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और इसका सारा क्वेश्चन मैं आपको डिस्कशन करवाऊंगा। तो ये T20 सीरीज़ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है, तो मैं इसका डिस्कशन कराऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ऑल एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा और ये मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर वीडियो ठीक ठाक लगता है तो आप लोग इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा किस तिथि को होता है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो आपका होता है ये 22 दिसंबर को होता है। देखिए कि एक्चुअल में होता क्या है ना, 22 दिसंबर को, देखो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जो होता है सूर्य जो होता है ना भाई, सूर्य मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर लंबवत होता है। ठीक है, क्या पड़ता है, लंबवत पड़ता है। तो इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में जो आपको होगा सबसे बड़ा दिन जो होगा सबसे बड़ा होगा और रात जो होगा भैया सबसे छोटा होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कहता है रेपेटी असंबद्धता अलग करता है। तो रेपेटी असंबद्धता किसको अलग करता है, ये भी क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो ये मेटल के ऊपरी परत को और निचली परत को अलग करता है। एक्चुअल में होता क्या है ना, ये देखिए ऊपरी परत, ये निचली परत हो गया। तो मेटल के ऊपरी परत को, ठीक है, ये वाला परत को और निचली परत, ठीक है, ये वाला परत को जो अलग करने वाली संरचना जो होती है, जो इसको डिवाइडर जो होता है अलग करेगा, तो इसी को बोला जाता है आपको रेपेटी असंबद्धता। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, एंटीलीज गर्म जल धारा किस महासागर की धारा है। देखिए, एंटीलीज आपसे पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो ये किसको अलग करती है, तो ये अलग करती है भैया आपको अटलांटिक महासागर को, ये अलग करती है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, एंटीलीज गर्मधारा दक्षिणी अमेरिका में ये पड़ता है आपको। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के पास देखने को मिलता है और ये दक्षिणी विषुवत रेखा को 2 शाखाओं में आपको विभाजित भी करता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए और कुछ देख ले क्या। देखिए, इसके सबसे ऊपरी विषुवत रेखा को मिल जाती है और कैरिबियन सागर में मैक्सिको की खाड़ी में ये जाके प्रवेश करती है, तो ये भी आप पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को मिला होगा। ठीक है, बहुत बार पूछा है ये। देखिए, पृथ्वी की 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो कितना समय लगता है आपको पता होगा। देखिए, इसका जो आपका कितना ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो ये आपको 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये 4 मिनट का समय लगता है। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, पृथ्वी तो आपको पता है ये गोलाकार है। देखो पृथ्वी गोलाकार होने के कारण आपको पता है 24 घंटे में 360 बार घूमता है ये। ठीक है, अतः आपको 1 डिग्री पूर्वी देशांतर का में आप इसको आप भागा दीजिएगा 24 से, इसको 360 में, एक सेकंड। हाँ देखिए, ये आपको पता है कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो एक डिग्री में जो कितना घूमेगा आपको, तो 1 डिग्री में जो दूरी तय करेगा भैया वो 4 मिनट दूरी तय करता है। इसीलिए एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी कितना होता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। विषुवत रेखा पर देशांतर का दूरी कई बार पूछा जाता है। देशांतर की दूरी जो कितना होगा पता है, 111.32 किलोमीटर होता है। तो ये इसको भी याद आप कर लेना। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन देखिए और यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि प्रत्येक आपका जितना भी रहेगा ना, प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर में 60 मिनट का आपको अंतर देखने को मिलेगा। 60 मिनट बोले तो 1 घंटा का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, देखिए 5वां नंबर का निम्नलिखित में से किस मेघ को मैक्रेल स्काई बोला जाता है। ठीक है, देखिए मैक्रेल स्काई बोला जाता है, तो किस मेघ को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपको भैया पछाब कपासी मेघ को बोला जाता है। देखिए, ये पछाब कपासी मेघ जो होता है, पछाब कपासी मेघ को क्या बोला जाता है, तो ये मैक्रेल स्काई बोला जाता है। तो ये जो आपको ये मेघ जो है ना, हमेशा आपको समूह में, ग्रुप में आपको देखने को ये मिलता है। ठीक है,
तो इसको आप लोग याद रखना। और ये हमेशा सुबह सुबह देखने को मिलेगा, नहीं प्रातः काल में ये मेघ आपको देखने को मिलता है। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, सामान्य ताप पतन दर से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर क्या है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठा नंबर। इसका जो आंसर होगा आपको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर होगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि समान ताप अपतन से जब बढ़ती है तापांतर, तो 6.5 से आपका कितना हो जाता है, 1000 मीटर हो जाता है, ठीक है। इसी कारण गर्मियों के दिनों में मैदानों के उपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र पर क्या होते हैं, ठंड होता है, यही रीजन से होता है, ठीक है। और टेम्परेचर ये गिरने का काम होता है। चलिए ये 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तरंगे का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किस में किया जाता है आपका, तो ये आपको किया जाएगा, ये सुस्मोग्राफ में किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए एक होता है आपका रिएक्टर स्केल, तो रिएक्टर स्केल को कौन खोजा था, एक तो ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो इसको खोजा था चार्ल्स रिएक्टर, ये भी आप याद रखना, ठीक है। इसीलिए इसका नाम इसका रिएक्टर स्केल रखा गया था, ठीक है। तो आप लोग इसको पता होना चाहिए। और भूकंप की तीव्रता अगर नापना होता है तो मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मार्केनी स्केल जो इससे क्या पूछता है एग्जाम में, मार्केनी स्केल का नामकरण जो कौन किया था, तो जी मार्कोनी किया था। कौन किया था, जी मार्केली, ठीक है। तो इसी के नाम पे ये आपको रखा गया है, ठीक है। और कुछ तो नहीं बच गया इसमें। तो सुस्मोग्राफ देखो यहाँ कहाँ गया, सुस्मोग्राफ तो हो ही गया, आपको पता लगाने के लिए किया जाता है, भूकंप की तरंगे को मापने के लिए सुस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा ये भी तो दिया गया, सुस्मोलॉजी में भूकंप का हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में प्रवाहित होने वाली ठंडी ध्रुवीय पवन है। कौन सा ठंडी ध्रुवीय पवन आपको देखने को मिलता है अर्जेंटीना और उरुग्वे में, तो ये मिलता है आपको पैम्परो देखने को मिलता है। पैम्परो आपको कहाँ मिलेगा, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में ये ठंडी ध्रुवीय पवन है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा एक चिनूक दे रखा है, देखो चिनूक वाला भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये चिनूक जो आपको देखने को मिलेगा, एक तो यूएसए में देखने को मिलता है और ये कनाडा में देखने को मिलता है, और ये रॉकी पर्वतमाला के आसपास आपको देखने को मिलता है। ये नार्वेस्टर भी पूछा जाता है, तो नार्वेस्टर भैया न्यूजीलैंड में, देखो न्यूजीलैंड में चलने वाली ये शुष्क हवा है। कैसा हवा है ये भी पूछ सकता है, तो ये आपको शुष्क हवा है, तो इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। और ये आपका फौन जो है, तो फौन आपको ये अल्पास पर्वत के आसपास आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको भी याद रख लेना। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे मीठे पानी की झील तथा अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो ये आपको ही पता होगा, ये विक्टोरिया झील है, ठीक है, जो आपकी दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और ये विक्टोरिया जो झील है भाई साहब, ये आपको पता है कहाँ, ये विषुवत रेखा से गुजरती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। और सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, उष्णकटिबंधीय झील है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको याद रखना। और ये आपको विक्टोरिया जो झील है, इसका विस्तार आपको पता है बहुत बड़ा है। ये आपको तुमको केन्या में भी देखने को मिल जाएगा, युगांडा, तंजानिया, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इसे याद रखना। चलिए देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, एक तरफ आपको पठार एक तरफ देश है, तो मेरा कौन सा असंगत है, आपको कौन सा गलत है, ये आपको छांटना है। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा आपको, देखो युगाना वेनेजुएला में ठीक है, कोलोराडो भी ठीक है, ये यूएसए में है, और मेसेटा आपका ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल में, ये भी सही है। और ये गलत है भैया, आर्नहेम जो है ना, ये आपको फ्रांस में नहीं मिलता है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है, तो इसको आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलूँगा, जो उत्तरी क्षेत्र में आपको ये पठार देखने को मिलता है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों आप याद कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए देशांतर रेखाएं वृत्त का निर्माण करती है ना, ये वृत्त का निर्माण नहीं करता भैया, ये कभी मतलब, ये जो होता है ना देशांतर रेखे, ये अर्धवृत्त का भल निर्माण करता है, इसको अर्धवृत्त हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वृत्त ना होकर, रेखाएं वृत्त ना होकर ये अर्धवृत्त होता है, ठीक है, अर्धवृत्त
ब्रीथ होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसकी टोटल संख्या जो कितना है आपको पता है, 360 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अक्षांश तथा देशांतर दोनों रेखाएं क्या होती है आपको पता है, दोनों रेखाएं जो मिलता है वो काल्पनिक रेखाएं होती है। तो ये ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं पूर्णतः वृत्त का निर्माण करती है। अच्छा, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360, ये भी ठीक है, अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सीधा याद रखना, ये अर्धवृत्त बनाता है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। पृथ्वी की भूपर पट्टी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा है आपको पता है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो ऑक्सीजन है भैया 46.7% है। ठीक है, और उसके बाद आपको तुमको मिलेगा कौन सा, सिलिकॉन मिलेगा। देखो सिलिकॉन मिलेगा, सिलिकॉन कितना है 27 पॉइंट समथिंग है 69। ठीक है, उसके बाद आपको एल्युमिनियम देखने को मिलता है, एल्युमिनियम है 8.07 और एक बच गया आपको फेरस यानी लोहा जो मिलेगा 5.05% देखने को मिलता है। तो ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति का प्रभाव कौन से मंडल से उत्पत्तित है? यानी इसमें ज्योति का प्रभाव आपसे पूछा जा रहा है, तो तीसरा का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। आयन मंडल में ये सब आपको देखने को मिलता है। जितना भी विद्युत चुंबकीय घटनाएं होगा ना दोस्त, विद्युत चुंबकीय घटनाएं जो भी आपको मिलने को देखने को मिले, चाहे कॉस्मिक किरण ले लो, चाहे आयन ले लो, कुछ भी, तो ये सब आपको सब मिलेगा, आपको आयन मंडल में देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चलिए और भी कुछ देख ले। चौथा देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन की, गरजता 40 और प्रचंड 50 व चिकता 60 बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है? तो ये आपको ही पता होगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन होता है ना दोस्त, उसी को बोला जाता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन को ही बोला जाता है ये। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। देखो हाँ, तो इसका जो आंसर होगा भाई क्या हो जाएगा आपका, दक्षिणी गोलार्ध में ये पछुआ पवन है। ठीक है, तो इसको आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए ये अगर क्वेश्चन और अगर डीप पूछता है ना, तो ऐसे पूछता है ये क्वेश्चन, अगर आपको 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पूछता है, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश, तो ये आपका गरजता 40 हो जाएगा। ठीक है, गरजता 40। और अगर ऊपर और बढ़ते हैं हम 50 डिग्री पर आते हैं, तो आपका ये प्रचंड 40 हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं 60 डिग्री पे आते हैं, तो ये चिकता 60 हो जाता है। तो इसको आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन सेट कर सकता है। अगर मैं रहूँगा तो मैं तो क्वेश्चन ऐसे ही सेट करूँगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, फॉकलैंड की जलधारा किस महासागर में चलती है? देखिए फॉकलैंड की जो जलधारा है वो आपको किस महासागर में देखने को मिलता है? ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलता है। और ये देखिए दक्षिणी फॉकलैंड की जलधारा जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कैसी धारा है? तो ये ठंडी जलधारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये महासागर जो कहाँ देखने को मिलता है पता है? यह जलधारा उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए आपको ब्राज़ील के गर्म जलधारा में जाके मिल जाता है। इधर ठंडा, लेकिन ब्राज़ील के पास जैसी जाएगा ये तो आपको गर्म जलधारा हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ दिन में 4 बार ज्वार आता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिन में 4 बार ज्वार आता है। ठीक है, तो ये देखो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ये साउथहैम्पटन में हो जाएगा। ये देखो साउथहैम्पटन भाई यूके में पड़ता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मतलब यूके के साउथहैम्पटन ऐसा एक जगह है जहाँ से 4 बार ज्वार आता है। ठीक है, और 2 बार उत्तरी सागर क्षेत्र में और 2 बार आपको इंग्लिश चैनल में देखने को मिलता है। 2 बार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तरी सागर में। ठीक है, उत्तरी सागर में मिलेगा और 2 बार आपको मिलेगा इंग्लिश चैनल पे। तो ये भी आप याद रखना, इंग्लिश चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ फैली प्रवाल भित्तियाँ किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है, तो यही मत मार देना तो जाओगे बोरा में। ठीक है, ये आपको जो किस प्रकार का है, तो आपका ये अवरोधी भित्ति है, इसको आप याद रखना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तरी पूर्वी तट पर आपको जहाँ पे यहाँ पे ग्रेट बैरियर रिज भी है जी, ये भी पता होना चाहिए। ग्रेट बैरियर रिज बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, ये ग्रेट बैरियर रिज है। ठीक है, इसको भी याद रखना। और ये विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ग्रेट बैरियर रिज। इसकी लंबाई एग्जाम में पूछता है, तो आपको 1920 से 1200 मीटर तक आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग इसको भी याद, ये जरूर याद कर लेना, ग्रेट बैरियर रिज
ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो कि ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की भित्ति पाई जाती है, तो अवरोधी भित्ति पाई जाती है। देखिए 8 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। देखिए ग्रैंड कैनियन का जो आपका निर्माण करेगा वो आपको कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन का निर्माण होता है। देखो भैया कोलोराडो नदी जो होता है ना, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये आपको यूएसओ में देखने को मिलता है। अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ी जो बांध है हूवर बांध, आप ये भी पढ़े होंगे, हूवर बांध तथा बोल्डर बांध, तो वहीं पे ये स्थित है, ये कोलोराडो नदी जो कि आपको यूएसओ में पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना। और ये कहाँ से निकलता है, ये भी आपको देखो कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन, अगर हार्ड सेट किया तो ये ला प्रेसो झील से आपको ये निकलता है, तो आपको इसको भी आप याद कर देना। देखिए 9वां नंबर भी क्वेश्चन ठीक है, हुरान और ईरी झीलों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। ये भी बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा है। तो ये बेलैंड को जोड़ता है, हुरान और हील को दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। देखो सू नहर किसको जोड़ता है, तो सू नहर या आपको सुपीरियर और हुरान झील को जोड़ता है। ठीक है, देखो सुपीरियर व हुरान को जोड़ता है जी, हुरान को जोड़ता है। ठीक है, और ईरी भी बहुत पूछा है, ये हुरान व ईरी झील को जोड़ता है। ठीक है, किसको, हुरान प्लस ईरी झील को ये जोड़ने का काम करता है। पनामा तो सबको पता होगा, बहुत फेमस है, ये प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये प्रशांत प्लस उत्तरी अटलांटिक महासागर को ये जोड़ता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए 10वां नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, कौन सा गलत है आपको छांटना। एक तरफ पठार है, एक तरफ देश है, हमेशा पूछा जाता है इसका आंसर। तो ग्रेट कारू ये ठीक है, अफ्रीका में स्थित है, सही है। जोश नाइजीरिया में, ये भी ठीक है। शान जो है आपको वियतनाम में स्थित है, नहीं, शान भैया वियतनाम में नहीं है, यही गलत है। ठीक है, शान आपको कहाँ देखने को मिलता है पता है, शान आपको म्यांमार में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है दोस्त, म्यांमार। तो ये शान वाला जरूर याद रखना। ठीक है, और ये किस लिए फेमस है पता है, ये शान जो म्यांमार में, ये खनिज के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपके एग्जाम में शान। ठीक है, शान कहाँ से जिएंगे, तो हम म्यांमार में जाएंगे और शान से जिएंगे और वहाँ खनिज पैदा करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, देखो ये जोन्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जोन्स जो है आपको नाइजीरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये टीन के लिए फेमस है भैया, ये देखो याद रखना, टीन के लिए फेमस है ये। ठीक है, और कुछ बचा हुआ एक तो है देखो ग्रेट कारू पठार। तो ग्रेट कारू पठार आपको पता है अफ्रीका में स्थित है और ये लावा बनाता है। ठीक है, लावा के लिए निर्मित होता है, जिसमें से पता है अफ्रीका है तो वहाँ आपको कोयला मिलेगा देखने के लिए, सोना मिलेगा देखने के लिए, और पता है हीरा मिलेगा देखने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें आप इसको याद कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने 20 क्वेश्चन आपको 15 मिनट के अंदर करवा दिया हूँ, जो कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल आपको ही पता है, फोकस एग्जाम तक को जरूर शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।